हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। ये हमारे पूरे मंथ्स के करंट अफेयर हैं जो जून के मंथ के हैं, जिसमें नेशनल करंट अफेयर और साथ में इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों मिक्स हैं जो आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आपको निम्नलिखित में से प्रशांत देशों को उत्तर से यानी कि नॉर्थ से आपको साउथ में इनको अरेंजमेंट करना है। आपको ये बताना है कि तुवालू आइलैंड पहले है या मार्शल आइलैंड या किरिबाती आइलैंड या कुक आइलैंड। तो इनमें से कौन सा आइलैंड सबसे पहले है? आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? वो है हमारा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर। तो जैसे कि हम देखेंगे मैप में, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आइलैंड आता है? तो आता है हमारा मार्शल आइलैंड। जी हाँ, उसके बाद आता है हमारा किरिबाती आइलैंड, उसके बाद आता है हमारा तुवालू आइलैंड, और देन लास्ट में आता है हमारा कौन सा? वो है कुक आइलैंड। तो जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन कौन से आइलैंड है, तो वो सभी आइलैंड हमारे इस तरीके से इसमें आते हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन सा है? मार्शल आइलैंड। तो मार्शल आइलैंड हमने सबसे पहले टिक किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का प्रचार करें। आपको ये बताना है कि यूरोपियन यूनियन है, इनमें से कौन से तीन स्टेटमेंट है, कौन कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। आपका पहला स्टेटमेंट आपसे कहता है कि यूरोपियन यूनियन 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सतह क्षेत्र के अनुसार जर्मनी सबसे बड़ा यूरोपीय संघ का देश है और माल्टा सबसे छोटा है। ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूरोपीय संघ में मुख्य मुद्रा कौन सी है? यूरो है, लेकिन सभी देशों ने इसे नहीं अपनाया है। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसके एग्जाम के अकॉर्डिंग देखो, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हमारा गलत है। केवल पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट हमारे सही, यानी कि ऑप्शन बी। तो जैसे कि इसको जानेंगे, इसमें 27 सदस्यों का ही एक आर्थिक संघ है, ये बात सही है, जो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। और इसकी जो लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी हर कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज। और इसकी जो मुख्य जो करेंसी वो कौन सी है? मुद्रा यूरो है, लेकिन ज़्यादातर देशों ने इसको अपनाया नहीं, तो इस वजह से हमारा ये वाला कथन सही है। यूरोपीय संघ देशों में यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो भी देश आते हैं उनको वो मजबूत नहीं कर, सॉरी एक तरह से उनको मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी देश को छोड़ने की अनुमति, या यदि वे ऐसा चुनते हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से उस निर्णय के बारे में यूरोपीय संघ को क्या करना होगा? सूचित करना होगा। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश। तो यूरोपीय संघ का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा? वो है फ्रांस। जी हाँ, सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो फ्रांस है। और सबसे छोटा देश क्या है? माल्टा। तो ये चीज़ सही है, सबसे बड़ा देश फ्रांस है, सबसे छोटा देश कौन सा है? माल्टा। जैसे कि आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, यूरोपीय यूनियन के सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये है हमारा फ्रांस। फ्रांस सबसे बड़ा देश है। और ये है हमारे यहाँ पे माल्टा। तो माल्टा ये क्या है? ये सबसे छोटा देश है, माल्टा। ओके, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में, यानी NFSA 2013 के बारे में आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। आपका पहला स्टेटमेंट कहता है कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताएं को कम से कम 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्राप्त करने के हकदार होगी। सेकंड स्टेटमेंट कहता है हमारे 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार पौष्टिक भोजन के हकदार होंगे। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हकदार खाद्यान्नों या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त होगा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसके जैसे देखिए 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्राप्त होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। 14 वर्ष तक की एक यानी पोषण न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा हमारा हकदार खाद्यान्नों या भोजन आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त होगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? सही है। तो जैसे कि देखेंगे NFSA के अंतर्गत आपको एक व्यक्ति को 3 kg राइस और 2 kg वीट मिलेंगे। और जैसे कि अभी हाल ही में देख रहे हैं तो बाजरा भी 1 kg मिल रहा है कहीं ना कहीं पे, तो गवर्नमेंट ने बाजरा को भी अलॉट किया है। दूसरे आते हैं अंत्योदय, जो अति गरीबी वाले होते हैं उनको एक व्यक्ति को 35 kg अनाज दिया जाता है, एक फैमिली को।
ओके, एक मंथ में। और जो नॉर्मल होते हैं, मतलब अति से थोड़ा ऊंचे उठ के होते हैं, उनको पर व्यक्ति को 1 महीने के अंदर 5 kg राशन दिया जाता है। और जैसे कि जो माताएं होती हैं या जो महिलाएं होती हैं स्तनपान कराने वाली, तो उनको 6,000 रुपये की मंथली इंस्टॉलमेंट उनको दी जाती है। और जो बच्चे होते हैं, जो 14 वर्ष के कम आयु तक के बच्चे, उनको स्कूल में जो एक आंगनवाड़ी राशन प्रोग्राम होती है या मिड डे मील स्कीम होती है, वो उनके तहत उनको भोजन वहाँ पर दिया जाता है न्यूट्रिशन के तहत। तो ये था हमारा NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत दी जाने वाली कुछ योजना है। अगला क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता सुरक्षा ई-कॉमर्स नियम 2020 के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी उद्यम या मूल देश को डिस्प्ले करने का अनिवार्य है। यानी आपको 2 स्टेटमेंट देगा, आपको 2 स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि उपभोक्ता सुरक्षा ई-कॉमर्स अधिनियम है 2020 के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी उद्गम या मूल देश को डिस्प्ले करने का अनिवार्य है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियम अनुसार इसके लिए नियम अनुसार रुपये 5 लाख तक के केस दायर करने पर कोई शुल्क दे नहीं होगा। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, A, B या 1 या 2 दोनों, या ना तो 1 ना 2। तो जैसे कि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, हमारा पहला स्टेटमेंट है इसका गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। जैसे कि उपभोक्ता सुरक्षा ई-कॉमर्स नियम 2020 जो कि उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा नोटिफाइड किया गया है। ओके, ई-कॉमर्स कंपनियों को यह निर्देशित करता है कि उत्पादों की लिस्टिंग के साथ उद्गम या मूल देश का उल्लेख जरूर करें। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होता है, ये गलत होता है, और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये एक्ट 2019 है, लेकिन इसको लागू 2020 से किया गया है। ओके, और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नियमानुसार इसमें 5 लाख रुपए तक के केस दायर करने की कोई फीस नहीं होगी। तो इस वजह से हमारा क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यानी अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की जो 59वीं आम सभा कहाँ आयोजित की गई है, कहाँ आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, हैदराबाद, देहरादून या उज्जैन। तो अखिल भारतीय जो आयुर्वेद महासम्मेलन की जो महासभा आयोजित की गई वो कहाँ की गई? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा क्या है, उज्जैन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते 29 मई को उज्जैन की कालिदास संस्कृत अकेडमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं आम सभा के आरंभिक सत्र को इन्होंने क्या किया है, संबोधित किया है। तो ये हमारे राष्ट्रपति महोदय जी, और ये हमारे चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और ये कहाँ हुई है, ये अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन जो हुआ है रविवार 29 मई को 2022 को, और जो उज्जैन में हुआ है। और ये बता दें कि वैकल्पिक चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जिसका मकसद चिकित्सा के बाद के प्रभाव को हासिल करना है, यानी कि रोगी ठीक कैसे होगा इस पर सारा ध्यान केंद्रित करना है। और भारत में इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध या होम्योपैथी इसके अंतर्गत क्या होती है, शामिल होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के संबंध में आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट पहला कहता है कि बीते 29 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट कहना है इस वर्ष 2022 की जो थीम है वह है जनता, शांति, प्रगति और मुस्कुराते लोग। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अकॉर्डिंग ये 29 मई को दुनिया भर में एक दिवस के तौर पर मनाया गया। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है जो इसमें इस वर्ष 2022 की जो थीम थी जनता, शांति, प्रगति, मुस्कुराते लोग, तो ये इसका क्या है, गलत है। इस वर्ष की जो थीम थी जनता, शांति और प्रगति, साझेदारी की शक्ति, ना कि मुस्कुराते लोग। तो इस वजह से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही दूसरा गलत। तो यह है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस जो कब मनाते हैं, 29 मई को मनाते हैं। इसमें हर कंट्री की जो मिलिट्री फोर्सेस होती है या जो पुलिस फोर्सेस होती है या डॉक्टर्स, नर्सेस की जो टीम है वो यहाँ पे भेजी जाती है। और भारत भी जो है 1960 से कार्गो में डॉक्टर और नर्सों की टीम भेज रहा है। इसके बाद 2008 में लाइबेरिया के लिए महिला शांति रक्षक की टीम भेजी गई थी। और बता दें कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त माध्यम के रूप में शांति रक्षा सेना का उपयोग करता है। जैसे रिपब्लिक ऑफ कांगो में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही, तो उसके बीच में
हमारी इंडियन आर्मी तो छोड़िए, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, कई एशियन कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ओके। और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस है वो कब मनाया गया है? तो ये 29 मई को मनाया गया है। और इसकी जो थीम है तो सुरक्षा, शांति, स्थिरता को बढ़ावा देना है। और इस वर्ष की थीम क्या है? वो है जनता, शांति, प्रगति और साझेदारी की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के संबंध में परिषद के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की स्थापना 9 अप्रैल 1950 को की गई थी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के नागरिकों एवं भारतीय नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जैसे कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। अब जानेंगे कैसे। तो ये हमारे जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध का जो परिषद है तो ये 29 मई को मनाया गया है, और जिसके तहत क्या है, ये डेमोक्रेसी, जी हाँ, डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका समापन समारोह 6 देशों यानी कि घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, बर्ने, नॉर्वे 27 सदस्यों के शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर अपने अपने अनुभव इन्होंने क्या किए, साझा किए हैं। तो ये है हमारा मनाया गया है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी कल्चरल रिलेशन है, मिनिस्ट्री है। और जैसे कि हम देख सकते हैं 9 अप्रैल 1950 को भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि 9 अप्रैल 1950 की इसकी क्या स्थापना की गई थी। जो मतलब इसका जो मुख्यालय कहाँ न्यू दिल्ली में है, और इसका उद्देश्य भारत के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध को और संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन सक्रिय रूप से भाग लेना है। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब कि एक छोटा सा इश्यू आ गया है, क्या है, इसकी बैटरी थोड़ा डाउन हो गई है, तो हाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो बता दें कि इसके महत्व के ICCR सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से सॉफ्ट पावर में वृद्धि कर भारत की विदेश नीति को सुदृढ़ एक आधार प्रदान करना है। ओके। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली आपको इतना याद रखिए कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को की गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन, तंबाकू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास ये कुछ 5 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट पहला कहता है कि तंबाकू पुर्तगाल की मूल फसल है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है कि भारत में तंबाकू अमेरिकियों द्वारा लाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है गुजरात तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। चौथा स्टेटमेंट है भारत विश्व में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और पांचवा स्टेटमेंट है हमारा वैश्विक तंबाकू वैश्विक सर्वेक्षण WHO द्वारा किया गया था। आपको यह बताना है कि इन पांचों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि पहला स्टेटमेंट हम चेक करेंगे, तंबाकू पुर्तगाल की मूल फसल है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, गलत। ये तंबाकू जो है कहाँ की मूल फसल है, तो ये है USA की ये मूल फसल है। किसकी है? USA यानी कि अमेरिका की। सेकंड स्टेटमेंट, भारत में तंबाकू अमेरिकियों द्वारा लाया गया था, तो ये भारत में तंबाकू जो है किसके द्वारा, ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही, किसके द्वारा लाया था, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू लाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है गुजरात तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तंबाकू में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इस वजह से हमारा चौथा स्टेटमेंट क्या है, सही है। वैश्विक तंबाकू वैश्विक सर्वेक्षण WHO द्वारा किया जाता है, तो जो क्या है ये गलत है। ग्लोबल टोबैको एडल्ट सर्वे WHO के द्वारा किया जाता है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट सही है। जैसे कि हम तंबाकू में देख सकते हैं भारत जो है सेकंड पोजीशन पे आता है प्रोडक्शन के मामले में, और आंध्र प्रदेश जो है इसमें सबसे पहले स्टेट पे आता है जो इसका उत्पादक करता है। और आप देख सकते हैं जैसे कि इसके जो टॉप एक्सपोर्टर हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ब्राज़ील से होती है, उसके बाद USA एंड थर्ड पे आता है इंडिया। टोबैको जो कंट्रीब्यूशन होता है फॉरेक्स एक्सचेंज में, तो वो 4% होता है कंट्री का टोटल एग्रीकल्चर में।
एरिया अंडर कल्टीवेशन तो 0.5 मिलियन हेक्टेयर का इस्तेमाल किया जाए, जो पूरे मतलब कि कंट्री का 0.27 है। अब इसमें कौन से क्लाइमेट में होती है, तो वहाँ पे जो बारिश है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। टेम्परेचर भी नॉर्मल 50 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होने चाहिए। और ब्राइटनेस, सनशाइन और ड्राई, मतलब एक तरह से ड्राई वेदर होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, कभी कभी खबरों में आने वाला शब्द है लेट पेमेंट सरचार्ज, यानी कि नॉर्मल हम देखते हैं कि लेट पेमेंट सरचार्ज किस सेक्टर में संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है ए दूरसंचार क्षेत्र, बी बिजली क्षेत्र, सी कोयला क्षेत्र या डी रिफाइनरी क्षेत्र। तो लेट पेमेंट जो सरचार्ज होता है वो कौन से क्षेत्र में होता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि बिजली के क्षेत्र में। जैसे कि अगर हम देश से किसी का बिल भुगतान करते हैं, यानी डिस्कॉम की उत्पादन कंपनी या बिजली व्यापारी को खरीदी गई बिजली के लिए पारेषण प्रणाली की एक उपयोगकर्ता द्वारा पारेषण लाइसेंस धारी को मासिक शुल्क के भुगतान में नियत तारीख से अगर हम देर करते हैं तो उधर लेट पेमेंट सरचार्ज लगता है। वो किस पे लगता है, वो बिजली पे के थ्रू लगता है। नॉर्मली बिजली में डिस्कॉम यानी कि जो कंपनी होती है बिजली की, उसको कहते हैं, इसका याद नहीं आ रहा है, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब ऐसे ही कुछ होता है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट पहला कहता है कि इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के खरीदारों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और दोनों के लिए उपलब्ध है। आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये क्या है, ये सरकारी ई मार्केट प्लस के बारे में पूछा गया है। जी हाँ, क्या है, सरकारी ई मार्केट प्लस यानी जीईएम के बारे में क्या किया गया, पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये जो है निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के खरीदारों दोनों के लिए उपलब्ध, गलत, ये दोनों के लिए उपलब्ध नहीं होता। तो इस वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो है हमारा गलत। तो खाली पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब जानेंगे क्यों। सरकारी ई मार्केट प्लस 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और एक पारदर्शी खरीद मंच बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। मौजूदा अध्यादेश के अनुसार जीईएम निजी क्षेत्र के खरीदारों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। ये क्या होता है, ये सरकारी और निजी क्षेत्र यानी सभी क्षेत्रों में से हो सकता है विक्रेताओं के लिए। ओके, तो ये जैम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए, इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है हमारा एएवाई के परिवार वर्तमान में प्रति 35 किलोग्राम के हकदार होंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के तहत प्राथमिकता वाले यानी कि पीएचएच परिवारों को और इनके अनन्य समावेशी दिशा निर्देशों के अनुसार करती है। पीएचएस कार्ड धारकों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत आपके तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। जैसे कि अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 के तहत पात्र परिवार शब्द में 2 श्रेणियां होती हैं। एक होती है पीएचएच जिसे हम अति गरीबी कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी एएवाई। एएवाई सबसे अति गरीबी होती है जिसमें एक व्यक्ति को 35 किलो अनाज जिसमें राशन मिलता है, जैसे कि ये अति गरीबी में एक तरह से कह सकते हैं। और ये होती है थोड़ी मतलब अति गरीबी से थोड़ा ऊंचा जिसमें पर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है। इसके तहत हमारे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या सही है, क्योंकि जिन परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर नहीं किया जाता वे पीएचएच के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह की से हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही है। जैसे तसोकार वेटलैंड के संबंध में आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे जो तसोकार वेटलैंड सिक्किम में स्थित एक रामसर स्थल है, जिनका कहना है कहाँ है, सिक्किम में। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है संपूर्ण तसोकार बेसिन एक अति लवणीय झील है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है और मध्य एशियाई फ्लाईवे में एक प्रमुख मंचन स्थल भी है। आपको ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये वेटलैंड स्थल जो है सिक्किम में गलत, ये सिक्किम में नहीं है, ये लद्दाख और या जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में आता है। तो ये एक अति लवणीय क्षेत्र, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। और ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और
मध्य एशियाई फ्लाईवे में एक प्रमुख मंचन स्थल। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस वजह से हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आप देख सकते हैं ये हमारा लद्दाख है और ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो त्सो जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है, तो ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। ये ऊंचाई वाली एक आर्द्र भूमि है। ये लवणीय झील नहीं, कैसी एक आर्द्र भूमि जिसमें दो प्रमुख जल निकाय हैं, स्टार्ट सापुक यानी मीठे पानी की झील और तसोका यानी कि अति खारी और लवणीय झील, जो भारत के लद्दाख चांगथांग क्षेत्र में स्थित है। इसे तसोकार कहा जाता है, जिसका अर्थ है सफेद झील। अत्यधिक लवणीय जल के वाष्पीकरण के कारण सफेद नमक के प्रवाह के कारण यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है और मध्य एशियाई फ्लाईवे में एक प्रमुख मंचन स्थल भी है। ओके, ये कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आपके पास दो स्टेटमेंट, आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट पहला, चावल की खेती वातावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, चावल उत्पादन वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। तो आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे ये क्या है, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमारे सही हैं। यहाँ ऑप्शन सी, जैसे कि हम जानेंगे कि चावल की खेती के लिए जो वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रच्छादन करने वाली और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण क्या स्रोत है। चावल के अवशेषों और जैसे पुआल और भूसी के जलाने से भी ग्रीन गैस का उत्सर्जन होता है और इसी तरह चावल उत्पादन प्रणालियों में नाइट्रोजन उर्वरक से अकुशल और अनुप्रयुक्त वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करें। ओके, तो जैसे कि आपको तीन जे मैचिंग दी हुई है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और एक